पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य डॉक्टर पीके पुरी द्वारा सरकार को भेजे गए स्वेच्छा इस्तीफा जहां सरकार ने मंजूर कर लिया है, वहीं उन्होंने अपने कार्य दिवस के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता के दौरान अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देने को लेकर सिस्टम को दोषी करार दिया है। डॉक्टर पीके पुरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम का अंग तो बन सकता है, मगर भ्रष्टाचार से लिप्त सिस्टम को बदलना बेहद मुश्किल है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा कार्यकाल में 40 वर्षों की सेवा प्रदान की है। 23 जुलाई 2018 को उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज का बतौर प्राचार्य के पदभार संभाला था। अपने 2 वर्ष 1 माह के कार्य प्रणाली में सरकार व विभाग को करोड़ों रुपए का लाभ प्रदान करने में वह कामयाब हुए हैं, मगर उनसे पूर्व जो पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज चंबा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वह पूर्व में हुई धांधली को लेकर उन्होंने जो सरकार व विभागीय निदेशालय को सूचना व अन्य जानकारी मुहैया करवाने के बावजूद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उनके अनुरोध पर हालांकि सरकार द्वारा अनुबंध पदों को नियमित पदों में तब्दील करके चंबा मेडिकल व्यवस्था को एक प्लेटफॉर्म जरूर मुहैया हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा उनके अनुरोध पर चंबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल पदों की जगह नॉन क्लिनिकल पदों में सरकार ने जरूर चिकित्सकों की नियुक्ति की है। वहीं सरकार के इस प्रयास से आशा है कि आगामी समय में क्लिनिकल विभाग में रिक्त पड़े पदों को भी सरकार जल्द भरकर चंबा मेडिकल कॉलेज की रीढ़ को और मजबूती प्रदान करेगी। डॉक्टर पुरी ने बताया कि फेस 1 में जो मेडिकल कॉलेज का खर्च 346 करोड़ रुपए का था, उसे उन्होंने अपने कार्यकाल में 319 करोड़ रुपए पर पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त चंबा मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार को उन्होंने विजिलेंस जांच के लिए जो प्रस्ताव भेजा था, वह जो विभागीय जांच में मेडिकल कॉलेज में खरीद फरोख्त में धांधली सामने आई है, उसके बारे में भेजे गए विवरण को लेकर आज दिन तक सरकार और न ही विभाग की ओर से कोई कदम उठाए गए हैं। वहीं जब उन्होंने बतौर प्राचार्य के तौर पर पदभार संभाला था, उनके कार्यालय में लगे कंप्यूटर में जो भी पूर्व में रिकॉर्ड था, उसे हटा दिया गया था। इस दिशा में भी आज दिन तक कोई भी जांच नहीं हो सकी है, जबकि यह घोटाला करोड़ों रुपए का है, जिसका उन्हें खेद है। वहीं कोविड-19 के दौर में सरकार व विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाओं को शुरू करने का उन पर दबाव था, उसमें कई अभावों के शामिल होने के चलते कई कार्य प्रणाली चंबा मेडिकल कॉलेज में आज दिन तक नहीं शुरू हो पाई है। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा PCR प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मिले 1 करोड़ अनुदान राशि में मेडिकल टीम द्वारा 10,000 से अधिक टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं, जिनमें पॉजिटिव कोरोना रोगियों को हर प्रकार की सुविधा देने का मेडिकल प्रबंधन द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया है, मगर करोड़ों रुपए के हुए घोटाले को लेकर अब तक कोई भी कार्रवाई न होने के चलते व सिस्टम उन पर हावी होने के चलते उन्होंने अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देना बेहतर समझा, ताकि वे अपनी स्वच्छ छवि के तहत ही सेवानिवृत्त हो सकें। उन्होंने सरकार व विभाग से मांग की है कि उनके कार्यकाल से पूर्व जो भी किसी भी कार्य में खर्च हुआ है या कोई भी सामग्री की खरीद हुई है, उसकी विजिलेंस विभाग से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जबकि इस धांधली में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस खरीद का खुलासा विभागीय ऑडिट में भी हो चुका है, पर खेद है इसके बावजूद कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठा पाए हैं। बाकी देखिए, फ्यूचर प्लान का तो मैं ये जानता हूँ कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही है। भले ही जिसको कर्म प्रधान कहा जाता है, लेकिन कर्म जो है ना, वो ऊपर वाला का। मैं नहीं कह सकता कि आने वाले समय में मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इन सबों के साथ यहाँ कहा गया जी कोविड हॉस्पिटल शुरू कीजिए जी। आप कोविड हॉस्पिटल तब शुरू कर सकते हैं कि जब आपके पास उतने कर्मचारी चाहिए, उतने स्टाफ चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतना स्पेस चाहिए। सिर्फ बोलने से तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। फिर एक एटमॉस्फेयर जो होता है ना जी, जहाँ आपको थोड़ी सी घुटन महसूस होए, तो फिर लगता है कि नहीं यार, घुटन महसूस हो रही थी सर आपको। देखिए, है भी और नहीं भी, सिस्टम में फर्क ये है कि एक सिस्टम है। आप इंडिविजुअल से लड़ सकते हो, आप सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल। तो सिस्टम से हार कर सर रिजाइन कर रहे हैं। देखिए,
आ, बोल दो सर हार मानना सर, ये तुसी बोला था रिटायर तो ही हो नहीं, नहीं, गया। सुनिए। ये इतनी आसान चीज नहीं होती। जूझना भी आदमी का किसी हद तक होता है। जी तो जब वो लगने लगे कि नहीं यार अब बर्दाश्त करो। जो जिसको कहा जाता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना। मतलब सर हम मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता नहीं हूँ। हम इस नहीं, हम नहीं, इस सुनिए, बात कह लेते हैं सर कि अगर आप सुनिए। 2-2.5 महीने और नौकरी करते हैं ना तो सुनिए, इसका मतलब आप कंप्रोमाइज करते मैं हैं। आपको और दूसरी सिस्टम तरह से। से कहता हूँ। आज आप लोग सारे आए हैं और बड़े उससे आए हैं, आदर से आए हुए हैं। जी। आज जो आपकी अप्रोच थी, मेरी सेवानिवृत्ति का दिन है। मैंने लगभग 40 साल सरकारी सेवाएं दी हैं और चंबा मेडिकल कॉलेज में मैंने 27 जुलाई को 2018 को ज्वाइन किया। तो इस हिसाब से लगभग 2 साल 1 महीना 5 दिन का कार्यकाल रहा मेरा। आप ये भी समझ जानते हैं कि मैंने सेवानिवृत्ति के लिए सरकार से प्रार्थना की थी। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये प्रार्थना सरकार ने स्वीकार की। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य महात्मा का, अपने माता पिता का, परिवार का, साथियों का और सभी मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी समय मिला है विभिन्न प्रकार के शुरुआती कार्य होते हैं, जैसे सोइल टेस्टिंग है, बिजली का है, पानी का है, ट्री कटिंग्स हैं, तो वो सब अब एस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे हम यहाँ से एड्रेस कर रहे हैं। ट्रीज का काफ़ी हद तक मामला आगे बढ़ चुका है। अब आज शायद उसकी इन्यूमरेशन होनी थी, तो उम्मीद है कि जल्दी वो भी हो जाएगा। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि कोरोना से चंबा भी अछूता नहीं है और इसी दौरान सरकार का ये निर्णय था कि हर एक ज़िले में एक PCR लैब होनी चाहिए। तो हमें भी PCR लैब करने के लिए सरकार से लगभग 1 करोड़ का अनुदान मिला था और आज की डेट में हमारी PCR बहुत अच्छी काम कर रही है। 10,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, उनमें से 365 जो है वो पॉजिटिव भी आए हैं और जो वहाँ कर्मचारी काम करने वाले रहे हैं वो दिन रात काम करने वाले हैं, ताकि जो पेडेंसी है वो कम से कम हो। और अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ऑर्थोपेडिक्स विभाग में आपकी सारी पोस्टें जो है फुल हुई पड़ी। इस वक्त 8 डॉक्टर सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स विभाग में काम कर रहे हैं। और यही नहीं, बड़ी बड़ी सर्जरी, स्पाइन की या रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, कूल्हे की सर्जरी, वो पहली बार यहाँ हुई है। और दूसरा, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सभी नियमित होने चाहिए, चाहे वो फैकल्टी की बात थी या बात। मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी फैकल्टी जो है वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आई है और जिसकी वजह से अब हालात कुछ सुविधाजनक हुए हैं।
ये ठीक है कि नॉन क्लिनिकल साइड में फैकल्टी ज़्यादा है और क्लिनिकल साइड में उनके लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो संख्या भी कम है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे ऐसा भी समय था कि जब स्त्री रोग विशेषज्ञ सिर्फ एक ही था, और आज की तारीख में हमारे पास 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और चौथे की यहाँ से संतुति भेजी गई है और उम्मीद है कि वो चौथा भी यहाँ ज्वाइन कर जाए। रही उपलब्धियों की बात, या इस दौरान मैं जो मेरे से बन पाया तो मैंने कोशिश की थी, और कुछ हद तक अगर मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँ तो शायद आपको भी लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए और कुछ ना कुछ सरकार के लिए, दोनों के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक फाइनेंशियल पार्ट था तो उसी में हम साल में सरकार के एक साल में लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया बचा रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि और ये अपने आप में ऑर्थोपेडिक्स में अपने आप का एक माइलस्टोन है। इसी तरह मेरे कार्यकाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में द्वितीय तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष के जो MBA छात्र थे उनके लिए भवन का इंतजाम किया गया है। वहाँ पे टीचिंग क्लासेस शुरू हुई हैं। इसी तरह मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ 3 विभाग यानी कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और निश्चेतना एनेस्थीसिया विभाग, इन 3 विभाग में हम DNB शुरू कर रहे हैं। DNB जो है वो MD या MS के इक्वलेंट है, तो उसमें भी हमें कुछ और डॉक्टर मिल जाएंगे, जिससे हमारी एक तो कमी कम हो जाएगी और दूसरा हमें वर्किंग फोर्स मिलेगी। काम करने में लोगों को एक हमें आसानी होगी और लोगों को ये एक एडिशनल सुविधा मिलेगी। यही नहीं, इसी काल में इसी कार्यकाल के दौरान यहाँ पे डायलिसिस भी प्रारंभ हुआ है और उसमें लगभग 800-900 केसेज अब तक हो चुके हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन भी इसी दौरान लगी है और इस दौरान हमें एक एम्बुलेंस और एक डेड बॉडी वैन का भी इंतजाम किया गया था। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जो मैं बताना चाह रहा था कि ये मेरे कार्यकाल में हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो भवन नया भवन सिरोल में बनना है और जिसका इकरारनामा 2 साल की अवधि है, तो 2-2.5 साल में वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। बस बताऊँ, मैंने गवर्नमेंट को इस बारे में लिख दिया था, अवगत करवा दिया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और यही नहीं कि और भी बहुत सारे मसले थे, तो मैंने सरकार से ये कहा था कि एक विजिलेंस इंक्वायरी की जाए ताकि जो लोगों में गलतफहमियां हैं वो दूर हो सके। जो खर्चा हुआ है, चाहे वो मशीनें खरीदी गई, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदी गई या और चीज़ हुई है, उसका एक जेन्युइननेस पता लगे कि भाई जितना भी खर्च किया क्या ये जेन्युइन था या नहीं था। वो स्टाफ जिस मतलब जो हैंडल करते थे, मुझे नहीं पता कि सरकार की
क्या क्या कारण रहा कि सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति प्रदान की? सर विभागीय जांच में अपने स्तर पे जांच में क्या मिला? देखिए, विभागीय जांच में भी कुछ कुछ चीज़ें निकली गई, तो वो भी मैंने ऊपर गवर्नमेंट को भेज दिया है। अपने जो उच्च अधिकारी थे उनको इस बारे में भेजा है। सर आपने एक बोला कि हमने इतने इतने पैसे बचाए हर साल ना जी, जी, आपने कुछ अचीवमेंट भी नहीं, तो क्या ये कि एक ही काम करने को अलग अलग तरीके होते हैं। कोई अपनी तरफ से उसको ठीक समझता, कोई दूसरा अपनी तरफ से ठीक समझता। लेकिन जब आप काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, डूब जाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तब आपको लगता है कि नहीं यार, हो सकता है मैं ऐसे नहीं ऐसे कर दूं, शायद बेहतर। पर वो और नियमों से तो बाहर था ना सर। नहीं, वो अब जैसे आपने जो फीस का बताया कि 50-55 सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट चंबा।